हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो के क्रम में ही आज का ये वीडियो है, जिसमें आरोह पुस्तक के गद्य खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 है, नमक की पुड़िया के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, उसका क्या समाधान निकला। तो द्वंद्व क्या था और समाधान क्या निकला, दो प्रश्न है। ये जो प्रश्न है नमक कहानी से है, ये लिखी हुई है रजिया सजाद जहीर की। उत्तर हो जाएगा, सिख बीबी की शक्ल सफिया की माँ की तरह थी। सफिया ने उसको नमक लाने का वचन दिया था। पाकिस्तान से नमक भारत लाना गैर कानूनी था, अतः सफिया का मन इस संबंध में द्वंद्व में पड़ा हुआ था कि वह उसे कैसे लेकर के जाए। वह नमक को चोरी छिपे ले जाना नहीं चाहती थी और दिखाकर ले जाने में रोके जाने का डर था। फिर इस द्वंद्व का समाधान क्या निकला, उसने अंत में यह निश्चय किया कि प्रेम की यह भेंट चोरी से नहीं जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया के बारे में अधिकारियों को बता दिया। अधिकारियों ने भी प्रेम की इस भेंट को ले जाने से नहीं रोका। प्रश्न नंबर 2 है, नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है, टिप्पणी कीजिए। यानी भारत पाक का भौगोलिक विभाजन हो चुका, लेकिन मनुष्य की जो भावनाएं हैं उनमें समानता है, मनुष्य के आपस में प्रेम है, इस पर विचार करना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, नमक कहानी के पात्र सिख बीवी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और भारतीय कस्टम अधिकारी सभी अन्य देशों में रहते हुए भी अपनी अपनी जन्मभूमियों को नहीं भुला पा रहे हैं। वे भावनात्मक रूप से उससे गहराई से जुड़े हुए हैं अपनी जन्मभूमि से। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को और सिख बीवी लाहौर को दिलों में बसाए हुए हैं। अपनी जन्मभूमियों से प्रेम की डोर ही उन्हें आपस में बांधे हुए है। नमक कहानी के इन पात्रों से स्पष्ट पता चलता है कि इन देशों के नागरिक अब भी प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं, उनमें भावनात्मक समानता आज भी मौजूद है। कटुता और दुश्मनी तो राजनीतिज्ञों की देन है, सामान्य जन अब भी उसमें विश्वास नहीं करते हैं। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी यह डोर सरहदों को चुनौती देती हुई भावी आशाओं को जिंदगी दे रही है। प्रश्न नंबर 3 है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से एक देश को दो भागों में बांट दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे जमीन और जनता का बंटवारा हो गया है। परंतु ये कथन क्या है, छलावा है। बंटवारा हो जाने पर भी लोगों का अपने मूल स्थान से लगाव बना रहता है तथा उसका अंतर्मन ऐसे बंटवारे से व्यथित रहता है। उदाहरण के लिए, भारत पाक विभाजन हो जाने से लाखों लोग इधर से उधर विस्थापित हुए, उन्हें अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा, परंतु आज भी वे उन स्थानों का स्मरण कर अपनत्व भाव प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ किसे स्मरण किया है और क्यों किया है। यह प्रश्न सृष्टि फूल निबंध से लिया है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, लेखक ने उपयुक्त वाक्य महात्मा गांधी जी के लिए कहा है। आज देश में हिंसा, असहिष्णुता और कठोरता का वातावरण व्याप्त है। ये सभी देह बल के प्रतीक है। आत्मबल अर्थात प्रेम, अहिंसा, शांति आदि गुणों का सर्वत्र अभाव है। इससे सभ्यता के नष्ट होने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे समय में देश के मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी जैसे अवधूत की प्रबल आवश्यकता है। गांधी जैसे विचारक ही देश को इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। आज वह अवधूत कहाँ है, यह कहकर लेखक ने देश की समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवादी विचारों को
या गांधीवादी विचारों की आवश्यकता पर बल दिया है। यहाँ पर की हो जाएगा। अब वह अवधूत हम की जगह पर क्या हो जाएगा अब वह अवधूत आज कहाँ है। प्रश्न नंबर 5 है सृष्टि वृक्ष कबीर कालिदास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या समानताएं देखी और क्यों। तो सृष्टि के वृक्ष कबीर और कालिदास में क्या समानता देखी और क्यों देखी। उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सृष्टि के वृक्ष कबीर और कालिदास में अनासक्ति का गुण देखा। सृष्टि के वृक्ष जेठ की तपती धूप में भी हरा भरा तथा फूलों से लदा रहता है। अपने आसपास की विपरीत स्थिति में ही वह जीवित ही नहीं वरन मस्त रहता है। कबीर और कालिदास भी अनासक्त कर्मयोगी व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर थे, प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहते थे तथा भाव जगत में गहराई तक डुबकी लगाते थे। प्रश्न नंबर 6 है शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है। पाठ शिरीष के फूल के आधार पर समझाइए। अवधूत सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में निश्चिंत रहता है। वह फक्कड़ और मस्त बना रहता है तथा उस पर विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जब गर्मी तथा लू से सारा संसार संतप्त रहता है तब भी शिरीष लहलहाता रहता है। इसी कारण उसे अद्भुत अवधूत कहा है। प्रश्न नंबर 7 है लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। यह जो प्रश्न है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भाषण के जो अंश थे जिसे अपनी पाठ्य पुस्तक में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से शामिल किया है उससे ये प्रश्न लिया है। तो यहाँ पर दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या दी बताई है अंबेडकर ने, देखते हैं। लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। दास्ता में कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसमें कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पैसा व्यवसाय अपनाना पड़ता है तथा व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं रहती है। प्रश्न नंबर 8 है डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज क्या है। डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता समता तथा भाईचारे पर आधारित है। स्वतंत्रता समता और भाईचारे पर इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता तथा समता के व्यवहार का अधिकार प्राप्त होगा। पूरा समाज भ्रातृत्वता अर्थात भाईचारे पर टिका होगा। सबके हितों के लिए सभी लोग कार्य करेंगे तथा बहुविध हितों की सुरक्षा सभी मिलकर करेंगे। सामाजिक जीवन में सबको अबाध बिना बाधा के संपर्क के अनेक साधन तथा अवसर प्राप्त होंगे। सभी लोगों का यह मेल मिलाप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होगा। प्रश्न नंबर 9 है मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। तो अंबेडकर के मेरी कल्पना का आदर्श समाज के अनुसार मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर और मनुष्य के अपने प्रियतम पर। इसमें प्रथम 2 अर्थात शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार मनुष्य का इन पर कोई वश नहीं होता है। कोई व्यक्ति किस वंश में जन्म लेगा और किस समाज का उत्तराधिकारी होगा यह तय करने में उसका अपना हाथ हो ही नहीं सकता। अतः इस आधार पर उसके साथ असमान व्यवहार का कोई औचित्य नहीं है, परंतु मनुष्य के अपने प्रियतम उसके ही अधीन है। इस आधार पर उससे असमान व्यवहार करना अनुचित नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि समाज में सभी को समान अवसरों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। तो विद्यार्थियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।
देखते हैं अगला प्रश्न, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। अंबेडकर जी ने जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत वही है बताया है कि वही है कि यह मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित कर देती है। यही जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है। अंबेडकर का तर्क है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्तियों की क्षमता का विचार किए बिना उसे वंशगत पैसे से बांध दिया जाता है। वह उसके लिए अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त भी हो सकता है। फलस्वरूप गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही।